हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। हम कर रहे थे दिसंबर 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र, तो उसका आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है अगला। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा जी, कौन? रामविलास शर्मा जी की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे रामविलास शर्मा की कृतियों पर। ठीक है, सबसे पहले कृति है कौन सी? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब आई? 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी। फिर है कृति भाषा साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य और संस्कृति ये कब आई? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। फिर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, 1981 ईस्वी में। फिर है बड़े भाई, कौन सी? बड़े भाई 1986 ईस्वी। बड़े भाई 1986 ईस्वी। एक बार फिर से सुने दोस्तों, ध्यान देना जरा। सबसे पहले रामविलास शर्मा की कृति आई भारतेंदु युग। प्रश्न के अनुसार बता रही हूँ दोस्तों सबसे पहले। ठीक, तो जरा ध्यान दें, भारतेंदु युग 1951 ईस्वी। फिर भाषा साहित्य और संस्कृति 1964 ईस्वी। फिर है परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी। फिर है बड़े भाई 1986 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अब यहाँ ध्यान देना जरा, कभी भी इस तरह से अगर इकाइयों का क्रम पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण होगी। ठीक है, वर्ण होगा ऑप्शन में। और अगर वर्ण नहीं है, ध्वनि है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक, तो सही क्रम है इकाइयों का ध्वनि, शब्द, पद और फिर है वाक्य। अब ध्यान देना, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखें। ठीक, अगला प्रश्न है, अब गौर करना, ध्वनियों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर पद बनता है, यानी कि पूरा एक सेंटेंस। ठीक है, पद यानी हम उसे उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करने लायक समझते हैं और वो प्रयोग होता है तो वो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, कंठे, तालव्य, वतरसे, दंते, ओष्ठे। कंठे, तालव्य, वतरसे, दंते, ओष्ठे। ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये सभी व्यंजन ध्वनियां हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित होने वाली व्यंजन ध्वनियां हैं। कौन कौन सी? कंठे, तालव्य, वतरसे, दंते, ओष्ठे। दोस्तों, अगर आपको ध्वनि के संबंध में डिटेल में वीडियो देखने हैं तो आप मेरे घटना चक्र के वीडियो देख लेना। ठीक है, वहां पर कंप्लीट व्याकरण भी मिलेगा और कंप्लीट हिंदी साहित्य भी आपको मिलेगा। ठीक है, प्रश्न और व्याख्या के साथ। ठीक, तो समय हो तो जरूर वीडियो देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, भीष्म साहनी के नाटकों पर सबसे पहले नाटक हानुश कब आया? 1977 ईस्वी में।
हानुस कब आया? 1977 ईस्वी। फिर है नाटक माधवी 1984 ईस्वी। फिर है मुआवजे 1993 ईस्वी। फिर है आलमगीर 1999 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने। सबसे पहले नाटक हानुस 1977 ईस्वी। फिर है नाटक माधवी 1984 ईस्वी। फिर है मुआवजे 1993 ईस्वी। फिर है आलमगीर 1999 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दे दोस्तों। सबसे पहले विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है कौन सा? डॉक्टर। कब आया? 1961 ईस्वी में। डॉक्टर 1961 ईस्वी में। फिर है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति ये कब आया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। फिर आया नाटक टूटते परिवेश। टूटते परिवेश ये कब आया? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। फिर सत्ता के आर पार। फिर आया नाटक सत्ता के आर पार। तो ध्यान रखें 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में आया हुआ नाटक है सत्ता के आर पार। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे विष्णु प्रभाकर जी के नाटकों को। जरा ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले नाटक आया डॉक्टर 1961 ईस्वी। फिर आया नाटक युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी। फिर है नाटक टूटते परिवेश 1974 ईस्वी। फिर आया नाटक सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, क्या है? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें। सबसे पहले कवि केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म हुआ कब? 1911 में। मृत्यु कब हुई? 2000 ईस्वी में। तो ध्यान रखें केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी इनका समय है। फिर है कवि त्रिलोचन। ठीक है, कवि त्रिलोचन। ठीक है, और प्रगतिवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं त्रिलोचन। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों 1917 इनका समय है। 1917 से 2007 ईस्वी। 1917 से 2007 ईस्वी। फिर है दोस्तों धर्मवीर भारती। कौन? धर्मवीर भारती। इनका समय है 1926 से 1997 ईस्वी। 1926 से 1997 ईस्वी। फिर है दोस्तों रघुवीर सहाय जी। कौन? रघुवीर सहाय जी। इनका समय है 1929 से 1990 ईस्वी। 1929 से 1990 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी। फिर है त्रिलोचन 1917 से 2007 ईस्वी। फिर है दोस्तों धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी। फिर है रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो गौर करें। सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह एक बार फिर से सुने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका समय है 1865 से 1947 ईस्वी। 1865 से 1947 ईस्वी। फिर है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। इनका समय क्या है? 1886 से 1964 ईस्वी। 1886 से 1964 ईस्वी। फिर है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इनका समय क्या है? तो याद रखें 1879 से
1968 ईस्वी, 1879 से 1968 ईस्वी। फिर है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय क्या है तो 1897 से 1960 ईस्वी, 1897 से 1960 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, जरा गौर करें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनका समय 1865 से 1947 ईस्वी। फिर है मैथिली शरण गुप्त जी, इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका समय है 1889 से 1968 ईस्वी। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय है 1897 से 1960 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। मधुशाला 1935 ईस्वी, फिर है मधुबाला 1936 ईस्वी, फिर है मधु कलश 1937 ईस्वी, फिर है निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। ठीक है, अब जरा ध्यान दें एक बार फिर से। मधुशाला किसकी है? ये सभी किसकी हैं? ये सभी कृतियां हैं, ध्यान दें, हरिवंश राय बच्चन जी की, और हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक, अब ध्यान दें, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी बेहद सुंदर कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कभी समय मिले तो आप उसे पढ़कर देखना और उसे अमल करना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कुछ एक पंक्ति और है इसमें। ठीक है, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात ध्यान रखें दोस्तों। ठीक, गौर करें जरा। सबसे पहले मधुशाला 1935 ईस्वी, फिर है मधुबाला 1936 ईस्वी, फिर है मधु कलश 1937 ईस्वी, फिर है निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान देना, क्या है जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा गौर करें। सबसे पहले श्रीधर पाठक, कौन? श्रीधर पाठक, इनका समय है दोस्तों 1860 से 1928 ईस्वी। ठीक है, 1860 से 1928 ईस्वी श्रीधर पाठक। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनका समय है 1866 से 1932 ईस्वी, 1866 से 1932 ईस्वी। ठीक, फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी, कौन? राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका समय है दोस्तों 1881 से 1962 ईस्वी, 1881 से 1962 ईस्वी। फिर है दोस्तों मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, इनका समय है 1895 से 1988 ईस्वी, 1895 से 1988 ईस्वी। जरा एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, क्या है? सबसे पहले श्रीधर पाठक जी, इनका समय 1860 से 1968 ईस्वी। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनका समय है 1866 से 1932 ईस्वी। फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका समय है 1881 से 1962 ईस्वी। फिर है मुकुटधर पांडे, इनका समय है 1895 से 1988 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना दोस्तों, क्या है प्रश्न? ध्यान दें। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कवि गुरु नानक, इनका समय 1469 से 1539 ईस्वी। ठीक है, 1469 से 1539 ईस्वी। फिर है दादू दयाल जी, इनका समय है 1544 से 1603 ईस्वी, 1544 से 1603 ईस्वी। फिर है मलूक दास जी, मलूक दास जी,
ठीक है। इनका समय 1574 से 1682 ईस्वी, 1574 से 1682 ईस्वी। फिर है सुंदर दास जी, सुंदर दास जी, इनका समय है 1596 से 1686 ईस्वी, 1596 से 1686 ईस्वी। एक बार फिर से सुने। सबसे पहले गुरु नानक जी, इनका समय 1469 से 1539 ईस्वी। फिर है दादू दयाल जी, इनका समय 1544 से 1603 ईस्वी। फिर है मलूक दास जी, इनका समय है 1574 से 1682 ईस्वी। फिर है सुंदर दास जी, इनका समय है 1596 से 1686 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थापना वाले प्रश्न हैं, जरा गौर करें। सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, इनमें सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? व्यक्ति के मन को। तर्क है क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। तो ये गलत है। ए और आर दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है, ये भी गलत। और क्योंकि व्यक्तियों का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दें। सबसे पहले स्थापना है, फिर है तर्क। स्थापना है ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। क्या है? ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है, ध्यान रखें। तर्क है क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। ठीक, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, ध्यान रखेंगे। यानी स्थापना भी सही और तर्क भी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। स्थापना है और तर्क है। क्या है? स्थापना सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। क्या है? सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क है दोस्तों क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है। क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, ध्यान रखें। स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना है दोस्तों और तर्क है, जरा गौर करें। स्थापना है इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। क्या है? इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे का नाम नहीं है। ठीक, यह है स्थापना। अब है तर्क। क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, ध्यान रखें। स्थापना भी सही, तर्क भी सही। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। गौर करना दोस्तों। अगला प्रश्न स्थापना है और तर्क है, ध्यान दें। जाति भेद और छुआछूत, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को और अनेक स्तरों में
हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। ठीक है, स्थापना है क्या है? जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। ठीक है, तर्क है, क्या तर्क है? क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। तो ध्यान दें, ए सही और आर गलत है, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक, जरा ध्यान दें। सबसे पहले, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सारी समस्याएं ही जाति भेद से शुरू होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, तर्क है, सॉरी प्रश्न नहीं तर्क है, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग ये नहीं है। ठीक है, जाति भेद ये बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि हजारों सालों से हमारे समाज में चल रही है। ठीक है, और जिसका भुगतान आज की जनरेशन को करना पड़ रहा है। ठीक है, आज भी आप अगर गांव की तरफ जा करके देखेंगे तो लोगों की मानसिकता देखें, वहां आज भी कितनी पिछड़ी हुई मानसिकता के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर हम आधुनिकता देखते हैं, व्यक्तियों की सोच में परिवर्तन देखते हैं, तो वह शहरों तक ही सीमित है। ठीक है, गांव में लेकिन आज भी लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि गांव के लोग पिछड़े या पिछड़ी उनकी मानसिकता नहीं, वो आज भी रूढ़ियों में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो परिवर्तन स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। क्या समस्या है ये तो वही जाने भगवान। ठीक है, लेकिन ये है कि जो लोग भी स्टूडेंट्स अगर गांव से किसी छोटे कस्बे से निकल करके शहरों में आ रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों नए के साथ पुराने का सामंजस्य हम कैसे स्थापित करना है इसको अच्छे से सीख लें। ठीक है ना, इस समाज को, इस कंट्री को बदलने वाले सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, पढ़ने लिखने का उद्देश्य केवल कुछ नंबरों तक ही सीमित ना रखें, अपनी सोच को इतना व्यापक बनाएं कि आपके व्यवहार में आपकी शिक्षा दिखाई देने लगे। समझे बात? जहां खड़े हो जाएं, जब आप बात करें तो लोगों को समझ में आए कि कोई पर्सनैलिटी है जिसे हमें सुनना चाहिए। समझे? तो इस तरह का एटीट्यूड बनाएं अपना, और आप अपने आसपास चीजों को देखें, ऑब्जर्व करें, सही गलत में फर्क समझें और अपने आसपास वालों को भी समझाएं, तभी आप शिक्षित भी कहे जाएंगे। अगर मात्र नंबर लेना ही आपका उद्देश्य है तो बेकार है आपका पढ़ना लिखना। केवल नौकरी पाना ही आपका उद्देश्य है तो भी बेकार है। ठीक है, ये आपको जीविका उपार्जन का साधन हो सकती है, लेकिन आपको जीवित कैसे रहना है ये नहीं बताएगी, वो आपको खुद तय करना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों। खैर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। स्थापना है, काव्य विद्या है और कला उपविद्या। काव्य क्या है? विद्या है और कला उपविद्या है। इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क है दोस्तों, क्या है तर्क? क्योंकि कला, कौशल और शिल्प, कला, कौशल और शिल्प, सॉरी एक बार फिर से सुने तर्क। क्योंकि कला, कौशल और शिल्प है। कला क्या है? कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है। जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत, जिसमें सत्य और असत का विवेक रहता है, जिसमें सत्य और असत का विवेक रहता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्थापना भी सही, तर्क भी सही। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान दें, स्थापना है दोस्तों, क्या है? नाटक। स्थापना है, नाटक शुद्ध साहित्य है। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। देखते हैं तर्क।
तर्क है दोस्तों, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है। लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। यह केवल नट की क्रिया है। तो ए गलत और आर गलत, यानी स्थापना भी गलत और तर्क भी गलत है। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा इस वीडियो का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।